गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक को फिर से एक बार करने आसान टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ आ गए हैं अमित चौहान। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं अब तक का सफ़र डी एंड एफ ब्लॉक में काफ़ी आसान और काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हर चैप्टर को सुलझाने की अपनी एक गुत्थी होती है और इस चैप्टर को सुलझाने की मात्र एक ही गुत्थी है, और क्या है वो ये है कि आप रोजाना लेक्चर अटेंड करते रहें और लेक्चर के तुरंत बाद आधे घंटे में आप जितने स्क्रीनशॉट हमारी लेक्चर्स के दौरान आप लेते हैं उनके साथ साथ आप क्वेश्चन नोट डाउन करें और साथ के साथ उनके आंसर्स आप नोट डाउन करें। यद्यपि आप डी एंड एफ ब्लॉक में हमारी इस कथनी को अगर आप मान जाते हैं, हमारी इस कथनी को अगर आप करनी में बदल देते हैं, तो आप देखिएगा डी एंड एफ ब्लॉक 5 आउट ऑफ 5 इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस कितने इजीली, कितने प्यार से और बिना किसी ज्यादा स्ट्रेस को लिए हुए कैसे आप सिक्योर कर लेंगे। रादर मैं आश्वस्त हूं कि ना कि केवल सीबीएसई क्लास 12th बल्कि ग्रेजुएशन लेवल पर, या आप अगर नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की कठिनाई उसमें आने वाली नहीं है। चलो इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जहां तक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, अभी तक हम आपको पढ़ा चुके हैं एटॉमिक साइज, हम आपको बता चुके हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, हम आपको बता चुके हैं मेटेलिक कैरेक्टर, हम आपको बता चुके हैं हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और आपका जो चल रहा था टॉपिक चल रहा था दैट इज ओनली एंड ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप लोग जानते हैं, क्योंकि n-1d या पेनल्टी में डी सबशेल भी बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आउट ऑफ दोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अब किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कितनी स्टेबिलिटी है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो इस बात को लेकर हमने वाइंड अप किया था, जिसमें हम एक फैक्टर आपको बहुत अच्छे से समझा चुके थे, और फैक्टर जो हम समझा चुके थे वो फैक्टर था आपका दैट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद आपका कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट उस ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है, तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट में उस एटम की स्टेबिलिटी या उस ट्रांजिशन एलिमेंट की स्टेबिलिटी को ज्यादा माना जाता है। मतलब साधारण भाषा में ऐसे कह सकते हैं, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि नंबर 26 होता है, तो आपकी पेनल्टी में डी सबशेल और वैलेंस एस सबशेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d6। अब आयरन मुख्य तौर पर दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। एक बार उसके 2 इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर दे, जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +2। यहां पर ये शो करने वाला है +2। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद आयरन की अगर आप डी सबशेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो 3d6 है। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत नहीं आता है। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? या तो डी में इलेक्ट्रॉन ही ना हो, या ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो, या फिर पूरा का पूरा फिल्ड हो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मानी जाती है। जैसे कि अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएं और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाए, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन अगर आयरन छोड़ देता है तो उस केस में आयरन एक्वायर कर लेता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर या +3 और +2 का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, तो 3 इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन एक्वायर कर लेता है स्टेबल कंप्लीटली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो +3 की जो स्टेबिलिटी है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के मुकाबले ज्यादा मानी जाएगी, या आयरन जो होता है वो +3 में ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम इस वाले पार्ट को कवर अप कर चुके थे। आज लेकर आए हैं और कौन कौन से अतिरिक्त फैक्टर होते हैं जिन पर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है।
सेकेंड फैक्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी भी किस तरीके से एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं और आगाज करते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके लिए हमें बहुत हाई प्रोफाइल नहीं, एक साधारण सा एग्जांपल हम ले लेते हैं और आशा करेंगे उसी के माध्यम से आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल लेता हूं सोडियम का। मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, नंबर 10 होता है 1s2 2s2 2p6 और लास्ट में आपका आता है दैट इज 3s1। अब सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है -1 इलेक्ट्रॉन तो बनता है सोडियम पॉजिटिव आयन। जब सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आता है उस वक्त उसका इलेक्ट्रॉन 3s1 में से जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी जो देनी पड़ती है उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से पहचाना जाता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो किसी न्यूट्रल एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में देनी पड़ती है, या वैलेंस शेल का जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जो एनर्जी इस एटम को देनी पड़ेगी उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से पहचाना जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर आप सोडियम आयन में से अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालें, एक और इलेक्ट्रॉन अगर आप इसमें से निकालते हैं तो सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड दिस इज 2p6। अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन, प्यार से बिल्कुल साधारण से शब्दों में समझने की कोशिश करना, अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन में से निकलेगा, लेकिन साथ के साथ यहां पर अब जो इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालेंगे तो वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से निकलेगा। यहां पर आपका पी सब शेल पूरा भरा हुआ है और जब भी किसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक किया जाता है इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु, तो उस केस में जो एनर्जी देनी पड़ती है वो बहुत बहुत ज्यादा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉन 3s1 में से निकला था और इस बार जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो 2p6 में से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और बन जाएगा सोडियम डाई पॉजिटिव आयन। अब अगर आप इस केस में अगर आप कंपेयर करते हैं, क्या कंपेयर करते हैं, अगर आप स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप स्टेबिलिटी कंपेयर करते हो सोडियम आयन की और सोडियम डाई पॉजिटिव आयन की, या उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर आप देखते हो IE1 एंड IE2, जब इसको बनाया गया तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी और जब इसको बनाया गया तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी। मेरे प्यारे बच्चों, आप भली बात ही जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत बहुत ज्यादा होगी क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक करके निकालना पड़ेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी क्वाइट हाई एज कंपैरिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो बच्चों बताओ, सोडियम स्टेबली अब कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करेगा? तो शायद आपका आंसर यही रहेगा और आंसर रहेगा स्टेबिलिटी Na+1 की Na+2 से ज्यादा होती है। तो आप ये देखिएगा कि स्टेबिलिटी कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट की ज्यादा है? जहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है, लो देनी पड़ती है। सोडियम से सोडियम आयन बनाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है, और जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी उस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां पर सोडियम डाइपॉजिटिव आयन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, या इस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों नहीं होती है? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा इसलिए नहीं होती है क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। इस ऑक्सीडेशन को स्टेट को अचीव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक करनी होती है। तो इतनी सारी बातें ना जानकर आप डायरेक्टली शॉर्ट में ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो? भैया सोडियम डाई पॉजिटिव आयन या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट
सोडियम इसलिए नहीं दिखाता है, कारण क्या है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो इसका मतलब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है तो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ रही है तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा। ये लो, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई, स्टेबिलिटी कम। तो डायरेक्टली अब हम क्या नोट डाउन कर सकते हैं, डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मोर इज द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, लेस विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अ ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है जितनी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। इस बात को और क्लियरली समझते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेके इस बात को समझते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर हम राइट साइड पे कहें, इधर अगर हम आपको दिखाएं, तो यहां पर निकिल और प्लेटिनम हमने एक एग्जांपल ले रखा है, और ये जो एग्जांपल है ये बोर्ड क्लास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है। निकिल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए और प्लेटिनम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए। जब निकिल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, बारी बारी से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी। तो जब निकिल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यह देखा जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो देनी पड़ती है वो है 2.49 इंटू 10⁻³ और जब प्लेटिनम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है 2.66 इंटू 10⁻³ अब आपसे अगर हम क्वेश्चन पूछने लगे, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ, बताइए भाई, कंपेयर करो स्टेबिलिटी ऑफ ए निकिल प्लस टू वर्सेस प्लेटिनम प्लस 2। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी से क्या लेना देना होता है, इसे आप डायरेक्टली लर्न करें। कैसे लर्न करें? मोर विल बी द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, लेस विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट इन ए ऑक्सीडेशन स्टेट। या सीधा भी आप बोल सकते हैं, मोर इज द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, लेस विल बी द स्टेबिलिटी, लेस विल बी द स्टेबिलिटी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी और ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। तो भाई सीधी सी बात है, आयोनाइजेशन एनर्जी यहां 2.49 है और यहां 2.66 है। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, सीधा सॉल्यूशन यहां से आता है, क्या सॉल्यूशन आता है कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ निकिल, आप जानते हैं निकिल की लेस होती है एज कंपैरिजन टू प्लेटिनम प्लस 2। अब आप जानते हैं इसकी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा आंसर? आंसर होगा निकिल प्लस 2 की जो स्टेबिलिटी है वो प्लेटिनम प्लस 2 से ज्यादा होगी। इस बात को हम यहां पर मार्क कर देते हैं कि निकिल प्लस 2 विल बी मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू प्लेटिनम प्लस 2। रीजन क्या देने वाले हैं आप लोग? रीजन देंगे बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी is inversely proportional to the stability of a oxidation state. Lesser will be the value of ionization energy, more will be the stability of oxidation state. तो आप सीधा सीधा यहां बोल सकते हैं कि निकिल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आशा करता हूं ये पूरा कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था, इसको हमने कंपेयर किया। अब यहीं पर सेकेंड क्वेश्चन बनता है, और सेकेंड क्वेश्चन बनता है इसमें बी पार्ट, और बी पार्ट क्या है भाई? अब आप कंपेयर करें स्टेबिलिटी ऑफ निकिल प्लस 4 वर्सेस दैट इज प्लेटिनम प्लस 4।
आपने इन दोनों की अब स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। एक बार निकिल में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, एक बार प्लेटिनम में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाले गए। अब बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, निकिल होगा या प्लेटिनम होगा? चलिए, IE1 + IE2 + IE3 + IE4, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला IE1 देनी पड़ी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला IE2 देनी पड़ी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला आयनाइजेशन एनर्जी 3 देनी पड़ी, और जब 4 इलेक्ट्रॉन निकाले आयनाइजेशन एनर्जी 4 आपको देनी पड़ी। कंपेयर करते हैं, देखते हैं निकिल में कितनी आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है, 11.29 × 10⁻³ प्लेटिनम में चेक करो कितना देना पड़ता है, 9.36 × 10⁻³ 10⁻³ दोनों में कॉमन है। अब आप देखेंगे कि आपको प्लेटिनम के केस में आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है, लेस देनी पड़ती है। यानी कि यहां पर आप सॉल्यूशन लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं भाई, सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज is less in case of platinum +4 and more in case of nickel। निकिल के केस में ज्यादा है, लाडलो आंसर आपको पता है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जस्ट ऑपोजिट होगा। यानी कि स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी का होगा उसका ऑपोजिट ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब +4 में प्लेटिनम +4 ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू निकिल +4। तो यहां पर आपका आंसर रहेगा प्लेटिनम +4 ज्यादा बाजी मारेगा एज कंपेरिजन टू निकिल +4। ये जो क्वेश्चन होता है ये बोर्ड क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहो तो इसको लर्न भी कर सकते हो डायरेक्टली। अगर ये वैल्यूज आप लर्न नहीं कर सकते तो इसका एक इंपॉर्टेंट जनरल ट्रेंड आप लर्न कर लें। क्या लर्न करने वाले हैं? आप लर्न करने वाले हैं इसे सीधा भी लर्न कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सीबीएसई क्लास 12th के लिए और आईसीएसई क्लास 12th के लिए कि भाई +2 में तो निकिल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, यानी कि निकिल +2 में ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। और अगर +4 की बात करते हो, 4 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी कम जो होती है वो प्लेटिनम की होती है। +4 के अंदर क्योंकि प्लेटिनम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो +4 में प्लेटिनम आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, यानी कि +4 में निकिल की बजाय प्लेटिनम जो है +4 में ज्यादा स्टेबल होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। यहां पर निकिल पे और प्लेटिनम पे अगर हम चाहें तो एक वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन यहां पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। किस प्रकार? चलो जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को और ज्यादा ट्राई करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर्स की अगर हम बात करें, अगर प्रीवियस लेक्चर्स की हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपके ध्यान होगा हमने एक कॉन्सेप्ट और आपको बताया था। कॉन्सेप्ट ये बताया था ऑक्सीडेशन नंबर ही डिसाइड करता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर, राइट। और क्या बताया था उसके विषय में? हमने बताया था ऑक्सीडेंट किसको कहते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? हम ऑक्सीडेंट कहते हैं उसको जिसका जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है, राइट। ए सब्सटेंस whose oxidation state decreases। अगर किसी सब्सटेंस का किसी सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है या ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और साथ के साथ प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था? रिडक्टेंट हम किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम कहते हैं एक ऐसे सब्सटेंस को जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है।
ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? रिएक्शन के दौरान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप 2 न्यूमेरिकल ऑन सेम आयोनाइजेशन एनर्जी, सेम, बिल्कुल सेम। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है उसको हम ऑक्सीडेंट कहते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और अगर किसी सब्सटेंस का या किसी आयन का सॉल्यूशन के दौरान या रिएक्शन के दौरान अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसे रिडक्टेंट कहा जाता है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज दिस वन, एक्सप्लेन वाई निकिल प्लस 4 एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट। बताओ भाई, निकिल प्लस 4 एक ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट क्यों करता है? ऑलराइट, और इसी क्वेश्चन का ये तो ए पार्ट है और बी पार्ट है, एक्सप्लेन वाई प्लेटिनम प्लस 2 एक्ट एज एन रिडक्टेंट। फटाफट आपको बताना है क्यों एक ऑक्सीडेंट है, क्यों एक रिडक्टेंट है, क्यों एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑलराइट, इस क्वेश्चन का सटीक आंसर, सरल आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे प्यारे बच्चों ने देना है। आशा करता हूं आंसर कुछ बच्चे अच्छे से गैस कर पाए होंगे। जितने बच्चे कमेंट सेक्शन पे एक्टिव हैं उनके लिए आज मैं एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देता हूं। अब से लाइव लेक्चर्स के दौरान अगर कोई भी बच्चा हमारे अगर कमेंट सेक्शन पे जवाब देता है तो हम उसको सीधा ब्लॉक करेंगे। याद रहे, कमेंट सेक्शन पर अगर आप हमें आंसर देते हैं तो हम उसे सीधा ब्लॉक करेंगे। अगर आपको आंसर देना है तो आप हमारा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमें मैसेज करिएगा और आपको आपके आंसर का सही जवाब वहीं पर आपको मिलेगा। सो नोट करिएगा आज की इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, बेशक उसको नोट कर लीजिएगा कि अब आपको जो रिप्लाई करना है वो कमेंट सेक्शन पे नहीं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको रिप्लाई करना है जो भी आंसर आप देना चाहते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। भाई आप लोग जानते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए पार्ट, उसका रीजन होता है अगर आप कमेंट सेक्शन पर हमें रिप्लाई करते हो तो बार बार मेरा पढ़ाते वक्त ध्यान कमेंट सेक्शन पर जाता है, फिर हमें उसका रिप्लाई जो है इशारे में टाइप करना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है बेटा, हमारी जो कंसंट्रेशन होती है वो बिगड़ती है। आशा करता हूं कि आप अब जो भी रिप्लाई हमें करेंगे वो सीधा रिप्लाई हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर करेंगे और वहीं पर आपको हम उसका सही आंसर देंगे, या अगर आपका आंसर सही है जो भी उसका रिप्लाई होता है हम आपको केवल और केवल व्हाट्सएप पर ही अब रिप्लाई करेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं ए पार्ट का क्वेश्चन। ए पार्ट के क्वेश्चन के लिए तो यस कह रहे हैं कि सर मैं ही, हमारे कैमरामैन खुद कह रहे हैं कि सर इसका आंसर तो मैं ही दे सकता हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं मेरे 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपका मोरल हमें डाउन नहीं करना है। हमें आपके आत्मविश्वास को, हमें आपके विश्वास को आंसर देने की कैपेबिलिटी पे मुझे कोई संदेह नहीं है, आप ही इसका आंसर दें। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं निकिल +4 में है और ये इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। तो अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान निकिल +4 के अंदर अगर प्रेजेंट होगा, निकिल अगर +4 के अंदर प्रेजेंट होगा तो ये इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका +2। तो निकिल तुरंत ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके +2 में आने की कोशिश करेगा, राइट। तो अगर आप निकिल +4 को कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर आप लेते हो, तो वो तुरंत निकिल +2 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। उसका रीजन है, आप देखिएगा वहां पर भी हमने अंडरलाइन कर दिया था, यहां पर भी हम अंडरलाइन करते हैं। तो जब भी आप निकिल को +4 में लेंगे, अभी आपने उस साइड देखा कि निकिल +4 में नहीं +2 में ज्यादा स्टेबल है और प्लेटिनम +2 में नहीं +4 में ज्यादा स्टेबल है। तो आप देखेंगे निकिल अगर +4 में है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और +2 में आने की कोशिश करेगा। साथ के साथ प्लेटिनम है, एक्ट एज ए रिडक्टेंट। अगर कहीं पर आपको प्लेटिनम +2 में है तो यह बात प्लेटिनम पर भी लागू होती है कि प्लेटिनम का आप देखेंगे +2 में ज्यादा स्टेबल नहीं है, +4 में ज्यादा स्टेबल है। +2 में स्टेबल नहीं है,
+4 में ज्यादा स्टेबल है। तो अगर किसी रिएक्शन के दौरान या किसी सॉल्यूशन में अगर प्लेटिनम +2 स्टेट में पाया जाता है तो वो तुरंत क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और अपने आप को अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाने की कोशिश करेगा। क्लियर है? अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाने की कोशिश करेगा। अब यहां क्या होगा, ए पार्ट में क्या होगा, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। और अभी हमने ऊपर आपको बताया अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है तो वो एक्ट करता है ऑक्सीडेंट, अर्थात निकिल +4 का ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा रिएक्शन के दौरान in order to acquire its stable oxidation state. Therefore, nickel +4 will act as an oxidant या oxidizing agent. It will act as oxidant और oxidizing agent. जबकि अगर हम बात करते हैं प्लेटिनम +2 की, तो प्लेटिनम +2 में आप देखेंगे कि रिएक्शन के दौरान या सॉल्यूशन के दौरान क्या होगा, +2 से ये +4 में जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट इसका इंक्रीज होगा। और आप जानते हैं अगर किसी सब्सटेंस का रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज होता है तो वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि दिस विल एक्ट एज रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेगा और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों के दोनों अपना स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करने की रिएक्शन के दौरान कोशिश करेंगे। और जब जब वो अपना स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, उस केस में होगा ये कि एक का तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा, एक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा वो तो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, और दूसरा एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट, कितने प्यार से हमने आपको इसको समझाने का प्रयास किया। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो ये कितने तरीके से और सेम क्वेश्चन कितने तरीके से आपसे बोर्ड क्लासेस के दौरान पूछा जा सकता है, चलो उसे भी जानने की कोशिश करते हैं। टेक का स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे। टेकन, डन, पलक मानव ले लिया बेटा, ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे। अब इसी क्वेश्चन में आपसे सेम आंसर यही रहेगा, बस आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन वाई इन एक्वस सॉल्यूशंस। यही आंसर रहेगा जो आपने अभी दिया, सेम आंसर, लेकिन क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। एक्सप्लेन वाई इन एक्वस सॉल्यूशंस निकिल +4 is strongly reducing while right strongly oxidizing while platinum +2 is strongly reducing अब सीधी सी बात है, +4 से +2 में जाएगा अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऑक्सीडाइजिंग होता है या ऑक्सीडेंट कहलाता है। यहां पर भी आंसर सेम रहेगा, प्लेटिनम +2 से +4 में जाने की कोशिश करेगा, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करेगा, इट विल एक्ट एज रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और इट विल बी स्ट्रांगली रिड्यूसिंग इन नेचर। इस क्वेश्चन का अब जेईई में या नीट में क्या आधार बनेगा और कैसे आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसकी भी मैं एक लैंग्वेज लिख देता हूं। जैसे आप
से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई K2PT Cl4 is strongly reducing. इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन सारे तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने का आप प्रयास करें, राइट? आपसे पूछा जा सकता है सेम क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई दैट इज K2NiCl6 is strongly oxidizing. अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम उस तरफ चलते हैं, राइट? चलते हैं दूसरी तरफ। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका क्वेश्चन है, मान लो पहला पार्ट मैं कर देता हूं, दूसरा पार्ट आप स्वयं सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास में इसीलिए आपको कहा जाता है गो आफ्टर द कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, क्योंकि क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आने वाला है यह तो आपको नहीं पता। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल और बेसिक्स को आप मजबूत करिए। जितने मजबूत होंगे, फिर आपका क्वेश्चन किसी लैंग्वेज में आ जाए, किसी लैंग्वेज में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आंसर बड़े आसानी से हंसते खेलते मुस्कुराते हुए और मुस्कुराहट के साथ आप उसका बिल्कुल सटीक आंसर दे पाएंगे। जैसे पहला पार्ट, अब मुस्कुराते हुए पहले पार्ट को हम शॉर्ट आउट करने वाले हैं। भाई K2PT Cl4, आपको यह बताना है ये स्ट्रांगली रिड्यूसिंग क्यों है, वाई दिस इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग। चलो भाई, अब चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं आप लोग? D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मेरे अर्जुन बच्चों, राइट, मैं द्रोणाचार्य हूं ना हूं, लेकिन मेरे बच्चे सारे अर्जुन जरूर हैं। ऑल राइट, तो चलिए आप देखिए, ये S ब्लॉक एलिमेंट है, ये P ब्लॉक एलिमेंट है और प्लेटिनम D ब्लॉक का एलिमेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब चैप्टर D ब्लॉक चल रहा है तो एक बात तो अपने मन में ठान लीजिए, आपसे जो भी कुछ पूछे जाने वाला है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन एलिमेंट और D ब्लॉक के एलिमेंट में ही उसका आंसर छिपा हुआ है। तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में? प्लेटिनम पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। 11th क्लास में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत अच्छे से बता दिया जाता है। जैसे कि यहां पर पोटेशियम मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस प्लेटिनम का आपको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो X मान लेंगे, प्लस क्लोरीन मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 क्लोरीन है, 2 पोटेशियम 1 प्लेटिनम 4 क्लोरीन, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मिला के क्या होगा? 0, क्योंकि इस पे पूरे पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब 2 पोटेशियम 1 प्लेटिनम 4 क्लोरीन का जो चार्ज है उनका जो सम हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। पोटेशियम पे आप लोग जानते हैं +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस X प्लस क्लोरीन 17th ग्रुप का होता है -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि X इज इक्वल टू +2 आ गया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि प्लेटिनम जो है यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सबसे पहले आप अगर ट्रांजिशन एलिमेंट का कोई कंपाउंड अगर दिया हुआ है तो आप ट्रांजिशन एलिमेंट की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाले हैं, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाले हैं। आपने निकाल लिया, +2 में है। अब आप जानते हैं प्लेटिनम के लिए तो +2 स्टेबल नहीं होता, प्लेटिनम के लिए क्या स्टेबल होता है? +4। तो प्लेटिनम तुरंत +4 में जाने की कोशिश करेगा। अब वो +4 में कैसे जाएगा? बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा? इस कंपाउंड के अंदर प्लेटिनम संतुष्ट नहीं है, प्लेटिनम सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि यहां पर वो एक अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो वो क्या करेगा? तुरंत इस कंपाउंड से निकलने की कोशिश करेगा, इस कंपाउंड से छुटकारा पाने की कोशिश करेगा और एक ऐसा कंपाउंड बनाने की कोशिश करेगा जहां उसका ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो। तो वो +2 से सीधा +4 में जाएगा विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप यहां देखेंगे कि इस दौरान उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, और आप जानते हैं अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है किसी सब्सटेंस का, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। देयरफॉर दिस विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और इसको हम कहेंगे रिडक्टेंट। इस प्रकार पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप की जो आपकी एक्सरसाइज है
वो हमने बड़े अच्छे से हंसते खेलते हुए प्यार से आपको कवर अप करा दी है। लेक्चर के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, माय बिलवड स्टूडेंट्स, आई शैल बी सेंडिंग टू योर पर्सनल व्हाट्सएप एक असाइनमेंट हम आपको भेजने वाले हैं। आप साथ के साथ लेक्चर के बाद उस असाइनमेंट को पूरा करने की कोशिश जरूर करिएगा। अब आप क्या करें, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम अब इसको शटाक से करते हैं रब। मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं अब थर्ड फैक्टर जिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करते हैं, या स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा ऐसा थर्ड फैक्टर होता है जिस पर डिपेंड करती है। थर्ड फैक्टर होता है आपका, द थर्ड फैक्टर इज बेसिकली जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। जिस प्रकार आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। इसका मतलब हम शब्दों में इस बात को कह सकते हैं, लैंग्वेज में हम इस बात को कह सकते हैं, लोअर इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। चलो जानने की कोशिश करते हैं। ये तो हम आपको 11th क्लास में भी बता देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल पर बेस्ड बात, रिडक्शन आपका रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में भी आपको ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है। 12th क्लास के लिए रिडक्शन पोटेंशियल में बहुत ज्यादा डिटेल में अभी इस वक्त जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल को हम डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी आपको पढ़ाने वाले हैं। और जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर देख रखे हैं उनके ये पॉइंट वैसे भी क्लियर होगा। लेकिन अब किस तरीके से आप डी&एफ में स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर रिडक्शन पोटेंशियल को लिंक करते हुए कैसे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करेंगे, आओ फोकस करते हैं उस बात पर। तो क्या रिलेशन है, लोअर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब जैसे कि आपको मान लो क्वेश्चन दे रखा है, द क्वेश्चन इज आई हैव 3 मेटल्स ए, आई हैव मेटल बी एंड आई हैव मेटल सी। मान लो हमें 3 मेटल दे रखे हैं और उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, राइट। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। क्लियर? यस बेटे, आप इधर फोकस करें। अब आपको हम कहते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। ए का रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -0.9 वोल्ट, राइट। करते हैं बी का आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है -1.2 वोल्ट और सी का आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है दैट इज -0.4 वोल्ट। यहां पर आपको 3 मेटल है और इन तीनों मेटल के आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, राइट। ये इसका ए पार्ट है, इसका बी पार्ट है। ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इन्हीं तीनों मेटल को अगर और फर्दर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका रिडक्शन पोटेंशियल कुछ इस प्रकार गिवन है। रिडक्शन पोटेंशियल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर दे रखा है -0.4 वोल्ट। इसके बाद यहां पर दे रखा है दैट इज +1.5 वोल्ट, और सी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है दैट इज +0.8 वोल्ट। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सीधा सीधा सा आपसे क्वेश्चन आता है, भाई कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ए, मेटल बी एंड मेटल सी इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपसे पूछा गया है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तीनों मेटल की स्टेबिलिटी को कंपेयर करिए। तो हम करने वाले क्या हैं, ऐसे केस में आप स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। लेट मी स्टार्ट द सॉल्यूशन ओवर हियर। सॉल्यूशन हम यहां पर शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले केटायन A2 पॉजिटिव, केटायन B2 पॉजिटिव एंड केटायन C2 पॉजिटिव। हम इन तीनों केटायंस को या हम इन तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, मेटल आयंस को पहले बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में लिखेंगे। अब +2 में उनका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको गिवन है। कितना गिवन है? आपको गिवन है दैट इज
इसका दे रखा है -0.9, इसका आपको दे रखा है दैट इज -1.2 और इसका आपको दे रखा है सी का दे रखा है -0.4। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में इनको पहले अरेंज करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल बी का है, सबसे कम। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज, कैटायन B2 पॉजिटिव का सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है, उससे ज्यादा ए का है, उससे ज्यादा कैटायन ए का है और सबसे ज्यादा कैटायन C2 पॉजिटिव का है। अब आप जानते हैं, हमने कहा लोअर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी, उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यानी कि यहां पर इसका बी का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इसका मतलब कैटायन B2 पॉजिटिव की, क्लियर है, ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है। यानी कि +2 में सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कैटायन B2 पॉजिटिव होगा। अब नंबर 2 पे कौन आएगा? नंबर 2 पे आपका आएगा दैट इज कैटायन A2 पॉजिटिव और रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा C2 पॉजिटिव का है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। इसका मतलब सबसे लेस जो स्टेबल होगा वो कैटायन C2 पॉजिटिव होगा। ये ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का। दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये आपका ऑर्डर रहेगा, किसका ऑर्डर रहेगा? स्टेबिलिटी का। याद रखो, आपको 3 ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे रखे हैं ABC। अब 3 ट्रांजिशन एलिमेंट को उनके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको दिखाया हुआ है। +2 में जब ये दोनों के तीनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब उनका रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, और जब ये तीनों के तीनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब इनका रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। अब आपको इनको बढ़ते हुए स्टेबिलिटी के क्रम में लिखना है कि कैटायन A, कैटायन B और कैटायन C, कंपेयर करो इनकी स्टेबिलिटी इन +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मेरा सवाल अपने बच्चों से आता है कि अब आप लोग इजीली कंपेयर करें। ये A पार्ट हो गया इसका, अब B पार्ट है। मैं यहां पर कहता हूं क्वेश्चन है कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डाटा, on the basis of about data compare। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th एग्जाम के लिए एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए। कंपेयर ए पार्ट स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बी पार्ट में स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये है राइट। यहां पर आपको अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भाई इस बार कैटायन A3 पॉजिटिव, कैटायन B3 पॉजिटिव, कैटायन C3 पॉजिटिव। आपको यह बताना है +3 में कौन सा कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल किसके लिए होगा और सबसे कम किसके लिए होगा? सीधा सा आंसर है। क्या है सीधा सा आंसर? सबसे पहले इन्हें बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में आप लिखेंगे। बस देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है कैटायन A का, इसका मतलब A3 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। उससे ज्यादा हो जाएगा C का, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ये सबसे कम, उससे ज्यादा C, यानी कि इससे ज्यादा हो जाएगा C3 पॉजिटिव का, और सबसे ज्यादा हो जाएगा B3 पॉजिटिव का। अब ये ऑर्डर अगर रिडक्शन पोटेंशियल का रहा तो हमने आपको डायरेक्ट बताया 12th क्लास में रिडक्शन पोटेंशियल पर पूरा डिटेल्ड लेक्चर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शंस में भी आपको पढ़ा दिया जाता है। 12th क्लास D&F जो चैप्टर आपका होता है ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर इसकी प्रॉब्लम आपको शॉर्ट आउट करनी है, सॉल्व करनी है, तो आप डायरेक्टली इसको लर्न कर सकते हैं और बड़े प्यार से चुटकियों में आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे।
राइट। अब आप लोग जानते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट विल बी द रिवर्स, इट विल बी द रिवर्स ऑफ, इट इज गोइंग टू बी द रिवर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। लोअर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका A3 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, इसका मतलब A3 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो +3 के अंदर अगर हम बात करेंगे, +3 के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कैटायन A आपका सबसे ज्यादा होगा, या +3 में A की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उससे कम स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो उससे कम स्टेबल होगा कैटायन C, और सबसे कम स्टेबिलिटी जो होगी +3 में, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल B का सबसे ज्यादा है तो B की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे कम है। इसका मतलब जो लीस्ट स्टेबल होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कैटायन आपका B होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन को अब 1 सेकंड मेरी बात आप ध्यान से सुने, कलम अपनी यहीं रोक दें और मेरी बात बड़े ध्यान से आप सुने। 12th क्लास स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से आप मेरी बात सुने। यही क्वेश्चन अब आपको, हमने तो यहां पर ABC की टर्म्स में कराया है। आप जो मैं असाइनमेंट आपको भेजने वाला हूं, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर माय लेक्चर जो असाइनमेंट मैं आपको भेजता हूं, वहां पर मैंने ABC की जगह लिख रखा है क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। एक बार क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाया हुआ है और एक बार उनका रिडक्शन पोटेंशियल +3 स्टेट में दिखाया हुआ है। तो आपको वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको साथ के साथ ही सॉल्व करके उसका आंसर लिखना है और लर्न करना है। आशा करता हूं लर्न तो आपको हमारे लेक्चर में पढ़ाते दौरान ही साथ के साथ लर्न हो जाता होगा, लेकिन ABC की जगह क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन लिख के भी आप उसे सॉल्व करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब जब ऑक्सीडेशन स्टेट का लेक्चर चलता है, एक बात और ध्यान रखना, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बिहाफ पर फिर हमने आपको समझाया ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट। दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट पे कराए। अब हम ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट पर रिडक्शन पोटेंशियल के बिहाफ पर भी आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, राइट। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं, ध्यान से समझें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें और लेक्चर के बाद इसे फेयर नोटबुक में रिकॉर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, अब आपका यहां पर एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। किस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है? आप इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। नोट कर लें इस बात को भी, रिडक्टेंट वो होता है, रिडक्टेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्टेंट वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। और याद रखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। तो आप इस बात को लर्न कर लेंगे। 12th क्लास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है। क्या है इंपॉर्टेंट बात? रिडक्शन पोटेंशियल की ऑक्सीडेशन स्टेट के अतिरिक्त भी एक और एप्लीकेशन आती है। क्या एप्लीकेशन आती है? रिडक्टेंट वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, और याद रखेंगे ऑक्सीडेंट वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम सीधा यहां पर क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन ये लेते हैं, सेलेक्ट बेस्ट ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट क्लियरली, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास 4 मेटल्स आपको दिए हुए हैं। पहला मेटल ए, मेटल बी, मेटल सी और मेटल डी, और इन चारों का आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है।
चारों का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। ए का रिडक्शन पोटेंशियल -0.4, बी का रिडक्शन पोटेंशियल -0.9, सी का रिडक्शन पोटेंशियल +1.5 और डी का रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज 2.87। इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। अब आपसे पूछा जाता है भाई सेलेक्ट करो बेस्ट ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। तो यहां पर आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और आप लिखेंगे ऑक्सीडेंट कौन है और रिडक्टेंट कौन है। आप लर्न कर लो, हमने कहा रिडक्टेंट वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। अब रिडक्शन पोटेंशियल लो किसका है जरा चेक करिए। रिडक्शन पोटेंशियल लो है बी का सबसे कम है, तो आप याद रखेंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो ये होगा आपका रिडक्टेंट। तो आप क्या करें, फटाफट यहां से लिखने वाले हैं रिडक्टेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, लो बी का है, तो बेस्ट रिडक्टेंट आपका मेटल बी है। ऑक्सीडेंट की अगर बात करते हैं, ऑक्सीडेंट कौन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। अब हाई रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, वो डी का है, तो आप लिखने वाले हैं कि आपका बेस्ट ऑक्सीडेंट जो होगा वो मेटल बी होगा। लास्ट में ये वाला जो पार्ट हमने रिडक्शन पोटेंशियल के बिहाफ पर जो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट हमने आपको कराए हैं, ये 11th क्लास में भी हम आपको क्लियर करा चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आकर आपका अगर मैं बात करता हूं यहां पर आकर मेरे प्यारे बच्चों पूरे 2 लेक्चर हमने लगाए केवल और केवल ट्रांजिशन एलिमेंट की केवल एक प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट्स आपको पढ़ाने के लिए। और ऑक्सीडाइजिंग स्टेट्स या ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जो हमने आपको पढ़ाया, इसमें हमने आपको पूरा कवर अप कराया। सीबीएसई 12th, आईसीएसई 12th, नीट, जेई, और अगर बच्चे इवन ग्रेजुएशन भी पूरी करते हैं, बीएससी चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग से करते हैं या बीएससी जनरल करते हैं या केमिस्ट्री ऑनर्स करते हैं, तो 3 साल की गारंटी हम आपकी लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के अगर ये दोनों लेक्चर आप फेयरली अगर नोट्स बना लेंगे तो जीवन भर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई और अतिरिक्त लाइन आपको इकट्ठी नहीं करनी पड़ेगी। आपका दिन, आपकी रात शुभ हो।